गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर प्रेरणा जैन एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से। हम लागत लेखांकन विषय पर इसका जो इंट्रोडक्टरी चैप्टर है उसके बारे में पिछले 2 लेक्चर से बात कर चुके थे। आज इसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। इंट्रोडक्शन से ही रिलेटेड जो कुछ और टर्म्स सिलेबस में हमारे पास है उनके बारे में हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो जो सिलेबस का पार्ट है उसमें नेक्स्ट जो चीज़ है वो है कि कोर्स का क्लासिफिकेशन कैसे होता है। छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे क्योंकि आगे जाके पूरा डिटेल उनके बारे में करना है। तो क्लासिफिकेशन जो है यानी लागत का वर्गीकरण हम कैसे कर सकते हैं। तो लागत का वर्गीकरण हम नेचर के बेसिस पे भी कर सकते हैं कि उसकी प्रकृति कैसे है। जैसे हम ये कह सकते हैं कि मटीरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेज है, तो अगर उसके हिसाब से बांटते हैं तो वो हमारा अकॉर्डिंग टू नेचर क्लासिफिकेशन हो जाता है। इसी तरह से फंक्शन, लागत हो कहाँ रही है, ये पूरा डिटेल आप और विस्तार से आप जब ओवरहेड्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पर पूरा डिटेल क्लासिफिकेशन वापस पढ़ेंगे। थोड़ा शॉर्ट में ये टर्म्स हैं जो पहले चैप्टर में आपको मिलेगी, तो थोड़ा आपको आइडिया लग जाना चाहिए सिलेबस के अकॉर्डिंग। फंक्शंस यानी फंक्शन लागत का नॉर्मली ये ओवरहेड्स के बारे में बात आएगी, वापस बोल रही हूँ। तो फंक्शन कहाँ हो रहा है, यानी वो फैक्ट्री में हो रहा है, वो ऑफिस में हो रहा है, वो सेल्स डिपार्टमेंट में हो रहा है, या वो डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में हो रहा है। तो जैसे फंक्शनल क्लासिफिकेशन इसको बोल देते हैं। डायरेक्ट पार्ट हो सकता है और इनडायरेक्ट पार्ट हो सकता है। जैसे मटीरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेज वो डायरेक्ट भी हो सकते हैं और मटीरियल, लेबर और एक्सपेंसेज इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ उनका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पार्ट हम कर सकते हैं उसका क्लासिफिकेशन। इसी तरह से क्या वो जो लागत है वो वेरिएबल है या वो फिक्स है, तो अकॉर्डिंग टू वेरिएबिलिटी हम जैसे 3 पार्ट बना देंगे। फिक्स्ड कॉस्ट यानी वो जो स्थिर लागत है, वेरिएबल कॉस्ट जिसका मतलब जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है वो वेरिएबल कॉस्ट होगी, और एक आएगा हमारा सेमी वेरिएबल कॉस्ट जिसमें कॉस्ट का पार्ट कुछ हद तक स्थिर होता है और कुछ हद तक वो मूव करती रहती है, वेरिएबल होती है, चेंज होती रहती है, तो वो अकॉर्डिंग टू वेरिएबिलिटी हो जाता है। इसी तरह से हमारा आएगा कंट्रोलेबिलिटी कि क्या लागत ऐसी है जिसे कंट्रोल किया जा सकता है या जिसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। कुछ खर्चे ऐसे होंगे जो अगर आपने बिजनेस एस्टेब्लिश कर दिया है, एक बार स्टार्ट कर दिया है, तो वो खर्चे से कंट्रोल कर ही नहीं सकते हैं। वो आपको पेमेंट, जैसे अगर मुझे अपॉइंट कर लिया तो मुझे सैलरी देनी ही होगी, तो वो अनकंट्रोलेबल हो गया। लेकिन कुछ खर्चे ऐसे हैं जिन्हें कम किया जा सकता है, जिन्हें नियंत्रित किया जा सकता है, तो वो हमारा 2 पार्ट हो गए कंट्रोलेबिलिटी के बेसिस पे, कंट्रोलेबल कॉस्ट एंड अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। इसी तरह से नेक्स्ट कॉस्ट है नॉर्मेलिटी के बेसिस पे कि जो खर्चा है वो नॉर्मली होता ही रहता है बिजनेस में, जो सामान्य परिस्थितियों में खर्चा होता है वो नॉर्मल कॉस्ट होगी। और कई बार विशेष परिस्थिति आ जाती है, सपोज कीजिए आग लग जाती है, बाढ़ आ जाती है, कुछ ऐसी आपकी जो अनकंट्रोलेबल सर्कमस्टांसेज आ जाती हैं, उसकी वजह से जो खर्चा होता है उसे हम जो नॉर्मल कॉस्ट है उसमें एबनॉर्मल कॉस्ट उसका नाम कह सकते हैं, राइट। इस तरह से टाइम के अकॉर्डिंग कि हमारा जो कॉस्ट होगी वो हिस्टोरिक कॉस्ट है या करंट कॉस्ट है, वो हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। प्लानिंग एंड कंट्रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से और मैनेजरल डिसीजन मेकिंग के कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम कॉस्ट का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, राइट। अब उसके बाद नेक्स्ट जो सिलेबस का पार्ट है वो हमारा है, ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन पूछेंगे। व्हाट डू यू मीन बाई, बस इतना ही आएगा, या उसका नाम दीजिए, बस इतना ही आता है। 2 नंबर के क्वेश्चन ही ये टॉपिक्स पे से बनते हैं, बहुत डिटेल में इनके बारे में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा बनता है कि लागत की अवधारणाएँ, कंसेप्ट्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग क्या क्या है, यानी कुछ विशेष प्रकार की कुछ लागतें होती हैं जिनका हम जैसे मैंने कहा था पहले कि मैनेजरल डिसीजन मेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आगे पढ़ेंगे। तो मैनेजरल डिसीजन मेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कुछ कॉस्ट काम आती है, तो इसे हम बोलते हैं लागत लेखांकन की अवधारणाएं, या जिसे कह दीजिए कंसेप्ट्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। इसमें जैसे पहला हमने लिखा है आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट का मतलब ये है ऐसी कॉस्ट जिसका आपको कैश में पेमेंट करना पड़ेगा। ये एक तरह से आपकी वास्तविक लागत होती है, यानी जब आप प्रोडक्शन शुरू करना चाहते हैं तो क्या होता है, आपको कम से कम आपके पास इतनी वर्किंग कैपिटल तो होनी ही चाहिए कि आप जितना आपका जो कैश कॉस्ट है यानी आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट है उनका तो पेमेंट कर ही सकते हैं। इतना पैसा आपके पास होना चाहिए जो कैश पॉकेट में से निकाल के पेमेंट करना पड़ेगा, सिंपल शब्दों में। तो कैश आप जिनका पेमेंट हमें कैश में करना पड़ता है, सामान्य शब्दों में ऐसा कह सकते हैं, या जो एक्चुअल कॉस्ट होती है उसे ही आउट ऑफ पॉकेट नकद लागतें कहा जाता है। इसमें हम डेप्रिसिएशन को शामिल नहीं करते हैं। दूसरा जो पॉइंट हमने लिया है वो है हमारा संक कॉस्ट। संक कॉस्ट का मतलब ये है कि ऐसी कॉस्ट जो एक बार हो गई, अब अगर फ्यूचर का डिसीजन मेकिंग करना है आपको, तो ऐसी कॉस्ट, ऐसी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट का डिसीजन मेकिंग से कोई रिलेशन नहीं है।
सपोज कीजिए आप एक कोई नया प्लांट खरीदना चाह रहे हैं, नया एस्टेब्लिशमेंट करना चाह रहे हैं, तो पुराना जो आपके पास है अगर आप उसे सेल करते हैं और बाय द वे जितना का वो था उससे कम में वो सेल होता है, आपको लॉस होता है, तो वो जो लॉस आपको होगा वो आपकी डूबी हुई लागत होगी, उसका आपके फ्यूचर डिसीजन मेकिंग पर कोई रिलेशन नहीं होगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए इसे डूबी हुई लागतें या संक कॉस्ट कहा जाता है, राइट। नेक्स्ट नाम हमारा इम्प्यूटेड कॉस्ट। इम्प्यूटेड कॉस्ट के कुछ नाम और भी है, जिसे हम नोशनल कॉस्ट भी कहते हैं या इम्प्लिसिट कॉस्ट भी कहते हैं। ये वास्तविक लागतें नहीं होती हैं, लेकिन जब हम डिसीजन मेकिंग करेंगे तो डिसीजन मेकिंग में ये कुछ लागतें भी आपको शामिल करनी होती है। जैसे सपोज कीजिए आप बिजनेस एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, एक तो ये होता है कि आप मकान किराए पे लेंगे तो क्या होगा, वो जो किराया आप चुकाएंगे वो आपका एक्चुअल कॉस्ट होगी। लेकिन अगर आप बिज़नेस एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं और आप अपने खुद के मकान में काम शुरू करते हैं, तो वो जो खुद के मकान का एक तरह से नोशनल रेंट आप जो अपने आप को देंगे, वो आपका क्या हो जाएगा, इम्प्यूटेड कॉस्ट हो जाएगी। सही निर्णय लेना है, सही डिसीजन मेकिंग करना है, तो वो कॉस्ट हमें कंसीडर करनी ही पड़ेगी, इसीलिए इसे आरोपित लागत कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट कॉस्ट का नाम है हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी अवसर लागत। अवसर लागत का मतलब यह है कि जो भी हमारा प्रोडक्शन का मीन है, कोई भी हमारा जो वैकल्प है, उसका अगर कोई वैकल्पिक उपयोग उसको कहीं और यूज़ कर सकते हैं, तो अगर कहीं और यूज़ करने पर उससे जो आय प्राप्त होगी वो उस साधन की अवसर लागत होगी। सपोज कीजिए मैं यहाँ नौकरी करके 15,000 रुपये कमा रही हूँ और सपोज कीजिए अब मैं खुद कोई बिज़नेस शुरू करती हूँ और वहाँ बिज़नेस से मैं हो सकता है कि 12,000 ही अर्न कर पाऊँ। तो ये जो मेरा जो है एक तरह से जो अवसर लागत होगी वो क्या होगी, यहाँ पर तो लॉस ही हो गया। और अगर मैं 16,000 अर्न कर पाती हूँ तो मेरा जो लाभ होगा वो 1,000 ही होगा, क्योंकि 15,000 तो मुझे सैलरी से भी मिल सकते थे। तो ये जो 15,000 रुपये है एक तरह से वो हमारा अवसर लागत मानी जाएगी। इसी तरह से नेक्स्ट नाम आपके बाकी का ऐसे ही मतलब कोई नाम नहीं है। जो नाम हमारा है रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रिप्लेसमेंट का मतलब होता है कि एक चीज़ को दूसरे से अगर चेंज करना पड़ता है, हमें रिप्लेस करना पड़ता है, प्रतिस्थापित करना पड़ता है, तो प्रतिस्थापित करने में एक चीज़ को हटाकर दूसरे को लगाने की जो कॉस्ट होगी वो हमारी प्रतिस्थापन लागत या रिप्लेसमेंट कॉस्ट होगी। नेक्स्ट कॉस्ट का नाम है अवॉइडेबल कॉस्ट। अवॉइडेबल कॉस्ट का मतलब ये है कि ऐसी कॉस्ट जिससे बचा जा सकता है वो हमारा अवॉइडेबल कॉस्ट हो जाती है, और ऐसी लागतें जिनका हमें पेमेंट करना ही पड़ेगा वो हमारी अनअवॉइडेबल कॉस्ट होगी। इसी तरह से नेक्स्ट नाम में 2 पॉइंट है एक साथ, रेलेवेंट कॉस्ट एंड इररेलेवेंट कॉस्ट। कुछ लागतें ऐसी होती है जो स्थिति विशेष के लिए आपका जिसका यूज़ जिसको लागू करना ज़रूरी है, तो ऐसी लागत वो आपका जो ऑब्जेक्टिव है उससे रिलेटेड है तो वो रेलेवेंट कॉस्ट है, और उस उद्देश्य के द्वारा अगर वो निर्धारित नहीं हो पाती है तो वो हमारी अप्रासंगिक लागत हो जाती है, वो प्रासंगिक लागत या रेलेवेंट नहीं रहती है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट में आता है हमारा शटडाउन कॉस्ट। शटडाउन का मतलब एक तरह से काम बंदी की लागत है, यानी कई बार ऐसा होता है कि मशीन या प्लांट को हमें क्या करना होता है, अगर वो कुछ समय के लिए टेम्पररी हमें बंद करना पड़ता है, लेकिन कुछ समय के लिए अगर आप बंद करना चाहते हैं तो फिर क्या करना पड़ेगा, जब उनको शुरू करेंगे तो भी आपको कुछ खर्चा करना पड़ेगा। तो ऐसे में हम कंपैरिजन करना पड़ेगा कि क्या जो हमारा शटडाउन की जो कॉस्ट है वो प्रोडक्शन को चालू रखने की हानि से कम है, तो क्या हम शटडाउन करें या नहीं करें, तो वो शटडाउन का डिसीजन लेना या नहीं लेना उस समय ही हमारी शटडाउन कॉस्ट काम आएगी, राइट। तो ये हमारी कामबंदी की लागत हो गई। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कन्वर्जन कॉस्ट, यानी रूपांतरण की लागत। टोटल कॉस्ट में से अगर हम डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट को घटा देते हैं, टोटल कॉस्ट में से अगर मटेरियल कॉस्ट को डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट को घटा देते हैं, तो ऐसे में जो बची हुई होती है वो मटेरियल को सीधे शब्दों में समझ लें कि मटेरियल आप रॉ लेके आए, अब तो मटेरियल के कॉस्ट को हटाकर अब उसको प्रोडक्ट के शेप में, फिनिश गुड्स के शेप में लाने का जितना भी आप खर्चा करते हैं वो हमारी कन्वर्जन कॉस्ट हो जाती है। प्रोडक्ट कॉस्ट हो सकती है, पीरियड कॉस्ट, समय से संबंधित जो कॉस्ट होगी वो एक तरह से फिक्स कॉस्ट पीरियड कॉस्ट होती है, प्रोडक्ट कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट होती है, और मार्जिनल कॉस्ट का मतलब ये है एक तरह से वेरिएबल कॉस्ट ही मार्जिनल कॉस्ट होती है कि एक अतिरिक्त इकाई बनाने पर हमें जो अतिरिक्त लागतें लगती है वो हमारी मार्जिनल कॉस्ट हो जाती है। तो ये हमारा कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंट
अकाउंटिंग की डिटेल्स हो जाती है कि हम कॉस्ट अकाउंटिंग में और कौन कौन सी अवधारणाओं का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ लेक्चर में हमने कंसेप्ट्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग करा और कॉस्ट का क्लासिफिकेशन, उसका वर्गीकरण को भी क्लियर करने की कोशिश करी है। थैंक यू सो मच।